कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार आज 24 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। नए संसद भवन का कल होगा उद्घाटन। फ्लोरिंग त्रिपुरा की बांस की बनी, सैंडस्टोन राजस्थान का, रेत हरियाणा की लगी। मोदी सरकार के 9 साल। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज मेगा कॉन्क्लेव। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक। प्रधानमंत्री 8वीं बार अध्यक्षता करेंगे। केसीआर और केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का निर्माण शुरू। जनवरी 2024 में गर्भगृह में मूर्ति स्थापित होगी। 35 फीट दूर से होंगे दर्शन। आज शपथ लेगी कानपुर शहर की सरकार। मेयर प्रमिला पांडे 110 पार्षदों के साथ लेंगी शपथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी होंगे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। राहुल गांधी ने नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी है और शांति वन जाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आज पूरा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहा है। आज पुण्यतिथि के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। शांति वन जाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है राहुल गांधी ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज पूरा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्हें याद किया जा रहा है। लखनऊ से खबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के खास मौके पर राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की है और शांति वन जाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। अहम खबर आपको हम बता दें, आज पूरा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उस दौरान की ही ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और शांति वन जाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते राहुल गांधी यहां पर नजर आ रहे हैं। और लखनऊ से खबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के खास मौके पर राहुल गांधी ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शांति वन जाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते नजर आए हैं राहुल गांधी। लखनऊ से अगली खबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। शांति वन में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि दी है और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने जहां अपनी श्रद्धांजलि दी है तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। आम खबर आपको बता दें। और लखनऊ से खबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के खास मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उस दौरान की तस्वीरें हैं जब पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करती है। ये तस्वीरें, इस दौरान राहुल गांधी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं हमने आपको दिखाया कि राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ में राहुल गांधी मौजूद रहे। उस दौरान की ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं।
और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे बैठक में और 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने पर चर्चा होगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठक हो रही है। बैठक में सभी राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे और देश को विकसित बनाने में सभी सीएम के योगदान पर चर्चा होगी। तो इस देश को कैसे विकसित बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें और दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठक होगी। तो बैठक में सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे। और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से खबर, नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक आज होगी। तो नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक और 2047 तक देश को कैसे विकसित बनाना है, इस पर चर्चा होगी। और सभी प्रदेशों के इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचेंगे। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में सभी राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। तो सभी राज्यों के सीएम शामिल होंगे। देश को विकसित बनाने में सभी सीएम के योगदान पर चर्चा होगी। सभी सीएम के योगदान पर भी चर्चा होगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और हमारे साथ इसी खबर पर दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड से अंकित काला जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक फिलहाल कितने बजे तक शुरू हो सकती है, सबको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? प्रवेश, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, नीति आयोग की आज 8वीं बैठक होने जा रही है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कर रहे हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, इस बैठक में केंद्र शासित राज्यों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी शामिल होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बघेल पहुंच रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो इस बार जो नीति आयोग की थीम रखी गई है, विकसित भारत @ 2047, कहने का मतलब है कि आने वाले दूरदर्शी प्रोग्रामों को लेकर एक बैठक की जा रही है, जिसमें सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की पक्ष रखकर वहां पर सहमति जताएंगे। जी बिल्कुल, अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, मकसद है पूरे भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का। ऐसे में प्रदेशों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश भी अगर विकसित होगा तो भारत में ही गिना जाएगा और भारत विकसित होगा। ऐसे में क्या लगता है, जब आज बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम धामी, तो उत्तराखंड के विकास में गति आएगी? बिल्कुल, देखिए गरिमा, उम्मीद की जा रही है और आज महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यतः इस बैठक के 8 एजेंडे हैं और इसमें सबसे पहले तो जो, जैसा कि आपने बताया कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, तो इसके लिए राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है गरिमा, क्योंकि राज्य अगर विकास करेंगे तो देश निश्चित ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इसलिए सभी राज्यों से इसके लिए सहयोग मांगा जाएगा और उनकी क्या कुछ योजना परियोजना ऐसी है जिससे कि देश और राज्य जो है वो आगे बढ़ सके, इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा, महिला सशक्तिकरण है, इसके अलावा निवेश को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एमएसएमई सेक्टर को जो कि कोरोना काल में पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, उसको पुनः कैसे उभारा जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था और तमाम अन्य जनहित से जुड़े हुए बिंदु हैं जिस पर आज ये बैठक होने जा रही है और 8 प्रमुख एजेंडे बताए जा रहे हैं गरिमा, जो कि इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही एक और जानकारी मिली है कि 5 राज्यों के
जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक से किनारा कर रहे हैं। इसमें बिहार है, दिल्ली है, इसके अलावा पंजाब है। तो ऐसे कई ऐसे अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री हैं जो कि इस बैठक में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल इसको पुष्कर सिंह लेकर धामी इस बैठक में प्रवेश से जानकारी लेते हैं। अंकित, प्रवेश देखिए, अभी अंकित ने कहा कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो इस नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या जरूर होगी, क्योंकि अगर भारत को विकसित बनाना है तो हर एक प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करना होगा। आखिर क्या वजह है कि आखिर ये लोग, ये प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, और अब तक कौन कौन से नाम सामने आए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो इस बैठक में शामिल ना होने का नाम है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी है जो पूरे विपक्ष को एकत्रित करने के लिए इस समय दिल्ली से बाहर है, और वो ये मांग कर रहे हैं कि अध्यादेश को रद्द कराने के लिए, जिसको लेकर इसकी सहमति के साथ साथ लोग मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से। लेकिन इसके अलावा वो ये चाहते हैं कि जो नीति आयोग की बैठक हो रही है वो उसका बहिष्कार करें, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल है, आम आदमी पार्टी के स्वयं अरविंद केजरीवाल शामिल है, और इसके अलावा मैं बता दूं ममता बनर्जी शामिल है। और ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का खुल के समर्थन भी कर दिया है, और वो नीति आयोग का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं ये बहिष्कार आने वाले समय में देश को प्रभावित करेगा, और आम जनता को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी एक तरफ देखिए 9 साल पूरे हो रहे हैं और उसके बाद बीजेपी भी लगातार पूरी कोशिश कर रही है, वो पूरे भारत को लेकर एक नया रोड मैप भी तैयार कर रही है, विकसित करने का 47 तक बैठकें हो रही हैं। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भी जो है वो एकजुट होकर लोग 24 में पूरी तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सामना कर सकता है। ऐसे में प्रवेश, मुश्किलें बीजेपी के सामने काफी ज्यादा है। एक तरफ भले ही वो देश को, विकास को लेकर काम कर रहे हों, वो जनता के सामने अपनी उपलब्धियां रख रहे हो, लेकिन दूसरे विपक्ष की एकजुटता भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है इनके सामने। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब इस तरीके के कोई आयोजन होते हैं तो उसका बहिष्कार करने के बजाय उसका समर्थन करना चाहिए, ताकि वो अपने देश को विकसित कर सके, अपने राज्य को विकसित कर सके। और ऐसे मुख्य बिंदु हो सकते हैं जो उनके पास हो, उनको प्रस्तावित वहां पर करना चाहिए, ताकि देश की उन्नति हो सके। ऐसे बहिष्कार करने से सबसे पहले नुकसान तो देश को होता है और उसके बाद आम जनता को उठाना पड़ता है। लेकिन वहीं मैं आपसे दूसरी बात करूं कि लोकसभा चुनाव करीब है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यतः अब अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो विपक्ष को एकत्रित करने में जुटे हुए हैं, और वो इस समय देशव्यापी आंदोलन करने के लिए अभी सबसे मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव जब 2024 में होगा उससे पहले कोई ना कोई ऐसी रणनीति बनकर तैयार कर लेंगे, और जिसमें विपक्ष का जो प्रमुख चेहरा होगा मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल होंगे, क्योंकि वो मुख्यतः सबसे जाकर इस मामले में मिल चुके हैं। वो ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं, इसके अलावा कई ऐसे बड़े नेता हैं और ऐसे कई चेहरे हैं जिनसे उन्होंने खुद जाकर नीति आयोग के बहिष्कार के साथ साथ अध्यादेश को रद्द कराने की मांग को लेकर बातचीत की है। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर आज जो बैठक हो रही है, एक तरफ कई मुख्यमंत्री इसमें शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जानकारी है कि कई लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अंकित, देखिए उत्तराखंड की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रधानमंत्री से इन बैठकों के पहले भी मुलाकात कर रहे थे, और मकसद यही था कि उत्तराखंड का भी विकास हो, भारत का विकास हो। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि उत्तराखंड का भी विकास होगा काफी तेजी के साथ में। ऐसे में क्या कुछ सौगातें भी उत्तराखंड को मिल सकती है आज की बैठक के बाद, क्योंकि उत्तराखंड में भी 7 नए शहरों को बसाने की बात थी। इसके साथ ही कई अन्य जगहों पर भी विकास को लेकर मुख्यमंत्री काफी ज्यादा सजग दिखाई देते हैं। तो आज जब बैठक हो रही है, पूरे भारत के विकास की बात है, ऐसे में उत्तराखंड भी और विकसित होने वाला है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य और तेज गति से आगे बढ़ेगा, और लगातार सरकार भी इस कवायद में जुटी हुई भी है और दावे भी कर रही है। अब देखिए, जहां तक शहरों को विकसित करने की बात है, इसके अलावा अन्य परियोजना भी है, चाहे फिर वो हमारी ऊर्जा से संबंधित हो, चाहे फिर हमारे शहरी विकास से संबंधित हो, चाहे फिर वो पेयजल से संबंधित हो, अन्य अन्य योजनाएं हैं जिस पर कि इस समय काम किया जा रहा है। और इन सभी परियोजनाओं के लिए बजट की आवश्यकता है, और बजट उत्तराखंड राज्य के लिए सिर्फ केंद्र से आ सकता है। और कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में केंद्र से कहीं ना कहीं बजट की भी डिमांड संभवतः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार किस तरीके से उत्तराखंड राज्य को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है, इन सभी योजनाओं की जानकारी भी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में दे सकते हैं, प्रधानमंत्री के समक्ष रोड मैप प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड राज्य के जब 2025 का चलेगा, तो उसमें किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के तमाम योजनाओं पर इस समय काम चल रहा है। लेकिन गरिमा,
इसमें चूंकि उत्तराखंड के पास आय के सीमित संसाधन हैं, ऐसे में जितने जो वादे हैं जनता से किए हुए हैं उसको पूरा करने के लिए केंद्र के सहयोग की बेहद आवश्यकता है। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बजट की भी मांग कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल कई ऐसी यानी परियोजनाएं हैं बिल्कुल जिस पर यानी काम आज का चल दिन रहा देखिए है। एक तरफ और प्रदेशों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है, दूसरी ओर देश के विकास को लेकर नीति आयोग की बैठक हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं सबकी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह आम खबर जहां पर आज नीति आयोग के गवर्नर काउंसिल की बैठक हो रही है और देश को विकसित बनाने को लेकर सीएम का क्या योगदान होने वाला है, सबको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गोरखपुर से अगली खबर है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत रोइंग के मुकाबले 27 से 31 मई तक हो रही है आयोजित प्रतियोगिता और देश भर के 26 यूनिवर्सिटी के 256 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। और हिट इवेंट में पुरुष और महिला वर्ग में सिंगल स्कूल प्रारंभ रामगढ़ झील में आरंभ हुई है रोइंग प्रतियोगिता। और यह हम खबर आपको बता दें जहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत रोइंग के मुकाबले तो यह आम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देश भर के 26 यूनिवर्सिटी के 256 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं इसमें। और हिट इवेंट में पुरुष और सिंगल्स में महिला 27 से 31 मई तक आयोजित प्रतियोगिता। रामगढ़ झील में आरंभ हुई है रोइंग प्रतियोगिता। यह आम खबर आपको हम बता रहे थे और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर मेरठ से बताते हैं जहां पर जिला कारागार में बंदी की मौत। चोरी के मामले में बंद था बंदी जयवीर, बाथरूम में घायल अवस्था में पड़ा मिला था बंदी। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिला कारागार में बंदी की मौत हो गई और सरदना के भामौरी गांव का रहने वाला था बंदी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। 19 मई से मेरठ जेल में बंद था मृतक जयवीर। तो 19 मई से मेरठ जेल में बंद था और जिला कारागार में बंदी की मौत की बात सामने आई है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें और सरदना के भामौरी गांव का रहने वाला था बंदी। तो यहाँ हम जानकारी, चोरी के मामले में बंद था बंदी जयवीर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बाथरूम में घायल अवस्था में पड़ा मिला था बंदी और अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। और अगली खबर कांकेर से है जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बड़गांव थाना क्षेत्र के मेंढरा जंगलों में गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। बड़गांव थाना क्षेत्र के मेंढरा जंगलों में गोलीबारी हो गई। सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी बीएसएफ और डीआरजी की टीम। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल महिला की पहचान की है। आरकेबी डिवीजन के सदस्य फगनी के रूप में हुई पहचान। नक्सली मुठभेड़ में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। वहीं मौके से एक नक्सली फरार हुआ। कांकेर पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर मुठभेड़ में एक महिला के घायल होने के बाद पुलिस ने घायल महिला की पहचान कर ली है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरकेबी डिवीजन के सदस्य फगनी के रूप में पहचान हुई है।
और कांकेर पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? विकास, अनम्यूट करें, उसके बाद बोलें। तो बड़गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी बीएसएफ और टीआरजी की टीम। जी गरिमा, मैं हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है विकास। जी गरिमा, निश्चित रूप से जो घटना है बीते रात की घटना है, जहां नक्सलियों और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हो गई, जिसमें कम से कम आधा घंटा से पौन घंटा तक ये फायरिंग चली है, जिसमें एक महिला जो नक्सली है वो आरकेबी डिवीजन में सक्रिय रूप से काम कर रही थी, वो घायल हुई है। उसको अभी जिला मुख्यालय पखांजूर के सिविल अस्पताल में उसका जो इलाज है वो चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए बीएसएफ के जो जवान है, बीएसएफ का एक जवान, वो भी इस मुठभेड़ में कहीं ना कहीं उसको भी चोटें लगी हैं, तो वो भी अभी खतरे से बाहर है, उसका भी इलाज चल रहा है। तो निश्चित ही जो पुलिस को अगर बात की जाए, जो सर्चिंग अभी ऑपरेशन जो है कांकेर जिले में लगातार लगाया जा रहा है, जो नक्सल ऑपरेशन को लेकर नक्सल सुरक्षा, नक्सल के जितने भी अभियान है वो कांकेर जिले में चलाए जा रहे हैं अंदरूनी क्षेत्र में। और अभी इस समय जो है कांकेर में जो अभी गर्मी का सीजन है, और इस वक्त ना जैसे भी पुलिस जो है वो लगातार सर्चिंग कर रही है। और उस जो जंगल है आपका बड़गांव थाना क्षेत्र है, उस थाने क्षेत्र में बीते रात घटना हुई थी, जिसमें एक जो कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता भी कहा जा सकता है। जी गरिमा, बिल्कुल, लेकिन विकास, कहा यह भी चल था कि एक महिला घायल हुई, उसकी पहचान फिलहाल क्या हुई है? जी, वो नक्सली जो है, महिला नक्सली, वो आरकेबी डिवीजन में सक्रिय रूप से काम कर रही थी नक्सली संगठन को लेकर, तो उसकी भी पहचान हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि वो आरकेबी जो नक्सली जो गतिविधियां हैं सदस्यता के रूप में काम कर रही थी, उसको भी उनका जो इलाज है, जो घायल नक्सली है उसका इलाज अभी सिविल अस्पताल जो पखांजूर में है उसका इलाज वहां चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विकास, अधिक जानकारी के लिए। तो कांकेर पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। अगली खबर है बालोद से, जहां पर दिल्ली राजहरा माइंस के पास तेंदुआ दिखा है और गाड़ी में कर्मचारी ने तेंदुए का वीडियो बनाया। दिल्ली राजहरा माइंस के पास दिखा तेंदुआ और गाड़ी में बैठे कर्मचारी ने तेंदुए का वीडियो बना लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने की बात सामने आई है, वहीं मीडिया में तेजी से वीडियो हो रहा वायरल। माइंस क्षेत्र में तेंदुआ देखे जाने से कर्मचारियों में दहशत मची है, परिक्षेत्र का बताया जाता है वीडियो। और तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग भी पूरी तरह से यहां पर अलर्ट हो गया है। तो तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग हुआ अलर्ट। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और आम जानकारी आपको हम बता दें, तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। और बालोद से खबर, दिल्ली राजहरा माइंस के पास दिखा है तेंदुआ। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि गाड़ी में बैठे कर्मचारी ने ये वीडियो बनाया है और यह आम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली राजहरा माइंस के पास तेंदुआ देखने को मिला है। और अगली खबर चंदौली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बारातियों से भरी बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। चंदौली से खबर, बारातियों से भरी बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। शादरा को बचाने के चक्कर में गड्ढे में बस पलट गई है। चंदौली से ये खबर आपको बता दें। और बस में 50 से 55 लोग सवार थे। तो बस में 50 से 55 लोगों के सवार होने की बात सामने आई और इलियास से बारात लेकर वाराणसी गई थी बस। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बारात से लौटते समय सड़क किनारे गड्ढे में पलटी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं,
जहां पर ग्रामीणों ने बस सवार बारातियों को फिलहाल बाहर निकाला है। तो ग्रामीणों ने यात्रियों को बाहर निकाला और 10 बारातियों को चोट आई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 10 बारातियों को आई चोट जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चंदौली से खबर है और अश्विनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता चंदौली से लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, फिलहाल बताया जा रहा है कि 50 से 55 यात्री इस बस में थे और सभी बाराती थे। ऐसे में सभी को फिलहाल क्या चोट आई है, क्या स्थिति है सभी की, सबको लेकर क्या जानकारी आपके पास? बताना चाहेंगे कि ये बस जो है बाबतपुर से भभुआ बारात के लिए गई थी और भभुआ से जब वापस जा रही थी बाबतपुर वाराणसी के लिए, उसी दौरान लेवा इलिया मार्ग पर गांव के समीप एक छात्रा, स्कूली छात्रा थी, उसको बचाने के चक्कर में बस गड्ढे में पलट गई, जिसमें लगभग 50 से 55 बाराती सवार थे और गड्ढे में पलटने के बाद अफरा तफरी मच गई। हल्ला गुल्ला सुनने के बाद आसपास के ग्रामीण वहां जुटे और पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया गया, जिसमें लगभग 10 लोगों को चोटें आई हैं और मौके पर एसडीएम, सीएमओ सहित पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या फिलहाल इन सब के परिजनों को इस सब की जानकारी दी गई है, क्योंकि कई सारे लोगों को एक साथ चोट आई है? क्या इन सब के परिजनों को इस हादसे को लेकर अवगत कराया क्या? जी, ये बाराती थे, सबके पास संसाधन थे और तत्काल परिजनों को घर बारात और दोनों को सूचना मिल गई है। हालांकि कोई गंभीर रूप से इंजर्ड नहीं है, जो भी घायल है उनका समुचित इलाज किया जा रहा है और बाकी लोग सब कुशल बच गए हैं। बचाव कार्य त्वरित गति से हुआ, इसलिए बड़ी दुर्घटना नहीं घट पाई। बिल्कुल, लेकिन छात्रा को बचाने के चक्कर में ये पूरा हादसा होते होते रह गया। छात्रा क्या फिलहाल सुरक्षित है? जी हाँ, छात्रा बच गई और छात्रा को बचाने में ही बस अनियंत्रित होकर के सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे कि छात्रा की तो जान बच गई, लेकिन बाराती ये गनीमत रही कि सब प्रौढ़ बाराती थे। लोग सतर्क हो गए और अपने आप को बचाते हुए तत्काल बस पलटने के बाद सभी लोग निकल करके और आसपास के ग्रामीणों द्वारा बचाव कार्य किया गया, जिससे सभी लोग सुरक्षित हैं। हालांकि चोटें आई हैं, लोगों का उपचार जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने बस सवार बारातियों को बाहर निकाल लिया है। फिलहाल सभी सुरक्षित बताए जाते हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ग्रामीणों की भारी भीड़ यहां पर लग गई और फिलहाल ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला है, लेकिन 10 से 12 बारातियों को बताया जा रहा है चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एक छात्रा को बचाने के चक्कर में बारातियों से भरी बस पलट गई और जिसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पर कई लोगों को चोटें भी आ गई हैं। हालांकि फिलहाल सभी की हालत ठीक बताई जा रही है, किसी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है और अब कहा जा रहा है कि इन सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि इनको उपचार मिल सके। चंदौली से खबर, बारातियों से भरी बस सड़क किनारे गड्ढे में पलटी है। एक छात्रा को बचाने के चक्कर में यह हादसा होते होते बचा है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। भिंड से खबर है, जहां चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई है और चाय की दुकान में लगी भीषण आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। NH 719 के बाईपास स्थित चाय का होटल कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चाय की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि आग लगने के बाद यहाँ अफरा तफरी मच गई है। तो आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तेज धुआं यहां पर दिखाई दे रहा है। आग की लपटें दुकान से बाहर आती हुई नजर आ रही हैं और आग लग गई, जिसके बाद आपको बता दें कि अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। भिंड से खबर है, चाय की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। ये अहम खबर भिंड से है। चाय की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तो चाय की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से खबर है, दिन दहाड़े लूट और रेप का एक मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट और रेप की बात कही। महिला से मारपीट कर 5,000 की नकदी लूट कर रेप किया। घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रही थी महिला। बदमाश ने कामगंज छोड़ने के लिए ली थी लिफ्ट और कुछ दूरी पर खेतों में घटना को अंजाम दिया। एक बदमाश ने महिला के साथ रेप किया है। महिला को हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। तो पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज किए जाने की बात आई सामने और एक बदमाश ने महिला के साथ रेप किया और महिला के हाथ पैर बांधकर उसे सड़क किनारे डाले जाने की बात सामने आई है। महिला को हाथ पैर बांधकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ये अहम खबर। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा। तो अशोक कुमार मीणा सूचना पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही गई है। इस मामले में पीड़िता के द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई वो की जा रही है। 161, 164 के बयान और मेडिकल जो है वो करवाया जा रहा है और इसमें जो भी एविडेंसेज और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं, जहां पर जिला कारागार में एक बंदी की मौत हो गई। मेरठ से खबर, जिला कारागार में बंदी की मौत हो गई है और चोरी के मामले में बंद था बंदी जयवीर। तो मेरठ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिला कारागार में बंद बंदी की मौत हो गई। बाथरूम में घायल अवस्था में पड़ा मिला था बंदी। तो बाथरूम में घायल अवस्था में बंदी पड़ा मिला था। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मेरठ से राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, बताया जा रहा है कि जेल में बंद बंदी की मौत हो गई, क्या वजह रही फिलहाल इस सबको लेकर, क्या जानकारी है, कैसे मौत हुई? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, जेल में एक बंदी की मौत का मामला सामने आया है। बताया गया है कि कल शाम के समय बंदी बाथरूम में गया था। इस दौरान वो वहां पर फिसल कर गिर गया और उसके सर में चोट आ गई। उसके बाद उसे अन्य बंदियों की सूचना पर जो जेल प्रशासन था उसके द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि 45 वर्षीय जयवीर एक सप्ताह पहले ही चोरी के मामले में जेल में बंद किया गया था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कारण रहा। फिलहाल जेल प्रशासन ने जो जानकारी दी है वो उनका कहना है कि वो काफी दिनों से बीमार भी चल रहा था और साथ ही उसके सर पर चोट के भी निशान मिले हैं, जिसके कारण उसके उपचार के दौरान मौत हुई है। थाना सरदाना क्षेत्र के भमोरी गांव का ये जयवीर निवासी था, जिसे एक सप्ताह पहले ही चोरी के मामले में जेल में बंद किया गया था और कल संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजन जो है वो मोर्चरी पहुंच चुके हैं। उन्हें शव देने की बात कही जा रही है। कुछ देर बाद शव जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। राजू, क्या बंदी के परिजनों ने इस पूरे मामले पर कुछ कहा है या और क्या जेल प्रशासन की ओर से कुछ कहा गया? हाँ, फिलहाल जेल प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो यही दी गई है कि कल देर शाम के समय जो बंदी है वो बाथरूम में गया था। इस दौरान वो फिसल गया और उसकी गिरने से चोट लग गई सर में पीछे की तरफ, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर परिजनों की बात करें तो परिजन भी अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हड़कंप मचा हुआ परिजनों में, रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया है कि एक सप्ताह पहले ही चोरी के मामले में सरदाना पुलिस ने जयवीर को जेल भेजा था, जो वहां पर जेल में बंद था और कल उसकी मौत हो गई। गरिमा,
बहुत शुक्रिया आपका राजू अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर मेरठ से आपको बता दें, जहां पर जिला कारागार में बंदी की मौत की खबर सामने आई है। तो जिला कारागार में बंदी की मौत हो गई और सल्तना के भामौरी गांव का रहने वाला था बंदी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है गोंडा से, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। करंट लगने से एक की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बताई जाती है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कटहल के पेड़ में उतरी करंट ने बेटे की जान ले ली। बेटे को बचाने गए पिता व पड़ोसी भी करंट की चपेट में आ गए और एक ही परिवार के 2 लोग करंट की चपेट में आए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। छपिया थाना क्षेत्र के सोहिला गाँव का है ये पूरा मामला। तो सोहिला गाँव का ये पूरा मामला है और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई और कटहल के पेड़ में उतरे करंट ने बेटे की जान ले ली है। तो गोंडा से खबर, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक ही परिवार के 2 लोग यहां पर करंट की चपेट में आए। करंट लगने से जहां एक की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और बेटे को बचाने गए पिता व पड़ोसी भी चपेट में आ गए। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और मेरठ में देर रात से ही रुक रुक कर हो रही बारिश के साथ हवाओं से गर्मी में लोगों को राहत मिली है। और मेरठ में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली और बारिश से तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आई है। और रात से हो रही जगह जगह पर बारिश तो जलभराव भी हो गया है। तेज आंधी चलने से बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश से तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट सामने आई है। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें। और रात से हो रही तेज़ बारिश से जगह जगह पर जलभराव भी हो गया, जिसके चलते लोगों के सामने समस्याएं आ गई। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बारिश के साथ हवाओं से गर्मी से लोगों को राहत मिली और तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव भी हो गया। हालांकि तेज आंधी के चलने से बिजली की सप्लाई भी ठप होने की बात सामने आई है। और यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगरा में मौसम ने करवट बदली है। सुबह से हो रही झमाझम बारिश गर्मी से मिली राहत, मौसम सुहाना हो गया है। मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखे हैं लोग। आगरा में मौसम बदल गया है और तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली। और मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखे हैं लोग। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर मौसम ने करवट बदली है और भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिल गई है। तो मौसम ने करवट बदली और भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, और आगरा में मौसम ने करवट बदली है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आगरा में बदले मौसम से लोगों को मिली राहत। भीषण गर्मी के चलते अब लोग परेशान नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी से इस बदले हुए मौसम ने कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचाई है। और मौसम का लुत्फ उठाते देखे हैं लोग। तो मौसम का लुत्फ उठाते देखे हैं लोग। तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली, मौसम बदल चुका है। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। तो आगरा से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गर्मी से लोगों को राहत मिली, मौसम सुहाना हुआ है और जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। तो लोग मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए हैं और आगरा में बदले मौसम से लोगों को राहत मिली है। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते अब भीषण गर्मी से लोग परेशान नहीं हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बदले मौसम की, जहां पर पहली तस्वीर दिल्ली से है, जहां आज सुबह ही तेज़ बारिश नज़र आई है। और दूसरी तस्वीर आपको हम आगरा से दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर मेरठ से आप देख सकते हैं, जहां पर बारिश और तेज़ हवाएं देखने को मिली हैं। हालांकि कई जगहों पर तेज़ बारिश के चलते जल भराव भी हो गया है, लेकिन इस बारिश और तेज़ हवाओं ने लोगों को इस भीषण गर्मी से निजात ज़रूर दिलाई है। तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, और मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखे हैं लोग। तो मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग, ये आम जानकारी आपको हम बता दें। और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस का समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के अध्यादेश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। अरविंद केजरीवाल का यह बयान केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से सहयोग हासिल करने के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्वी सीएम और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार से मुलाकात के बाद दिया है। केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल समर्थन जुटाने में लगे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है। तो अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों से समर्थन मांग रहे हैं और सीएम केजरीवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलने का समय मांगा है। और अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल लगातार विपक्षों को एकत्र करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की महिला खिलाड़ियों द्वारा 28 मई को नई संसद के सामने बुलाई गई महापंचायत की तैयारियां अपने
अंतिम दौर में है और खिलाड़ियों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला सम्मान महापंचायत होगी, जिसमें हरियाणा और पंजाब से आने वाले किसान मजदूर जत्थेबंदियों सुबह 11 बजे तक सिंघ बॉर्डर पर पहुंचेंगी। वहीं हरियाणा की खाप पंचायतें और टोल प्लाजा पर जारी धरनों की संघर्ष कमेटियां टिकरी बॉर्डर पर सुबह 11 बजे तक पहुंचेंगी और उत्तर प्रदेश से आने वाली किसान जत्थेबंदियों और खाप पंचायतों सुबह 11 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और इनके अलावा देश भर से आने वाले जो साथी ट्रेन या बस से जाएंगे वो सभी सुबह 11 बजे जंतर मंतर स्थित धरना स्थल पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से आप सबका धन्यवाद। जो 23 तारीख को हमने कैंडल मार्च किया था इंडिया गेट पे, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने समर्थन दिखाया, तो हम हाथ जो यहाँ जंतर मंतर पर जो लोग हैं वो यहाँ से जाएंगे और बाकी जो संगठन जो भी जितने भी खाप पंचायत के जो भी टोल्स आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष 2024 के लिए अभी से हो रही तैयारी हो चुकी है और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। आम आदमी पार्टी अब 2024 के लिए मैदान में उतर चुकी है और जैसे हमारी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जीत हासिल की है, उसी प्रकार हम बाकी सभी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए कार्य और सुविधा आम जनता और पूरे देश में पहुंचेंगे और भाजपा को केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे। और जो काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, हम पूरे देश में बनेंगे। और प्रेस वार्ता के माध्यम से पार्टी और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद भी किया। जो भरोसा पार्टी ने किया है वो हम पूरा करेंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन खट्टर साहब के राज में पहले भी कई दर्जनों बार पेपर लीक करा चुका है। अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम किया। इस दफा उन्होंने सेटिंग का एक नया धंधा निकाला। उन्होंने पिछले साल 2022 का जो पेपर बना था उसमें से 32 क्वेश्चन बिना कोमा और फुल स्टॉप चेंज किए हुए हूबहू 2023 के पेपर के अंदर दिए और अपने जानने वालों को ये बता दिया और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 33 क्वेश्चन पे पास होता है, 32 क्वेश्चन आपको पुराने पेपर में से मिलेंगे। जिसने पैसे दे दिए उनको वो गारंटी देते चले गए। अब मेरी ये मांग है कि खट्टर साहब बच्चों के भविष्य से इस तरह खिलवाड़ न करें, हिंदुस्तान के नौजवानों को इस तरीके से खराब न करें। इस मामले की सीटिंग जज से जांच कराई जाए और दोषी को कड़े से कड़े सजा दी जाए। हम मौजूद इस समय सुशील कुमार गुप्ता जी के पास में, जो लोकसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से। हम जानना चाहेंगे, आज इनको हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है, क्या नीतियां हैं इनकी और किस तरीके से हरियाणा का जो राज्य है उसको सफल बनाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। मेहरबानी आप जी। क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि हम व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कभी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती, आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है। हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हरियाणा के अपराध को खत्म करेंगे, हरियाणा में बढ़ते हुए नशे को खत्म करेंगे, हरियाणा के युवाओं को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रोजगार देंगे, हरियाणा के किसान को पंजाब और दिल्ली जैसे सुविधाएं देंगे, हरियाणा की महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलवाएंगे। ये सारी लड़ाई हम लड़ेंगे। 2024 तक जितने भी चुनाव आएंगे हम सब चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और व्यवस्था को बदलेंगे। जिस तरीके से ये माना जाता है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत है और लोगों को अपने इंडिया छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और सबसे कम मिनिमम वेजेज है। दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेज 19,500 रुपये है, हरियाणा में 9,000 रुपये है। 9,000 रुपये का रोजगार भी है सरकार देने की पोजीशन में नहीं है। इनके अंदर सबसे ज्यादा करप्शन नौकरियों के अंदर है। 2 दिन पहले भी HP हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो HCS के प्रिंट पेपर के अंदर जो हेराफेरी करी, पुराने पेपर में से 32 क्वेश्चन दिए, उस बात का जीता जागता उदाहरण है। तो हम ये सब व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। मोगा जिले के गांव जनेर में सरकारी स्कूल के बाहर आज उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब स्कूल से 3 अध्यापकों की बदली करने के बाद बच्चों के माता पिता और गांववासी स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए और स्कूल को
ताला लगा दिया। बच्चों के माता पिता का कहना है कि जिन अध्यापकों की बदली की गई है वो अध्यापक बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे और बच्चे उनके साथ खुशी खुशी पढ़ाई भी करते थे। वहीं बच्चों के पेरेंट्स द्वारा शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और दूसरे और स्कूल के दूसरे अध्यापकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन तीनों अध्यापकों ने खुद विभाग को बोलकर अपना ट्रांसफर करवाया है और अगर गांववासी यही चाहते हैं कि उन अध्यापकों को वापस स्कूल में लाया जाए तो इसके बारे में उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करके कोई हल निकाला जाएगा। स्कूल में अध्यापकों की घड़ेबंदी के बारे में अधिकारियों ने कहा कि इसकी जांच भी की जाएगी। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर सीएम केजरीवाल आपको बता दें कि आज तेलंगाना सीएम से मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री से होगी और यह अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल समर्थन मांगेंगे। तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल समर्थन मांगेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अहम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर आज समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे सीएम केजरीवाल। हैदराबाद में सीएम केसीआर से मुलाकात करेंगे और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल समर्थन मांगेंगे। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर है सीएम केजरीवाल आज तेलंगाना सीएम से मुलाकात करेंगे और आज सीएम केजरीवाल हैदराबाद में सीएम केसीआर से मिलेंगे और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। ममता बनर्जी, शरद पवार इन सबसे मुलाकात की बात सीएम केजरीवाल आज तेलंगाना सीएम से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हैदराबाद में मुलाकात होगी सीएम केसीआर से। आम खबर, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार होगा। यह आम खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार आज होगा और 24 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। 24 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार आज होगा। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कई विभागों का भी बंटवारा हो सकता है। 24 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 24 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। कर्नाटक कैबिनेट का आज होगा विस्तार। अहम जानकारी और कई विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।